नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एजेंडा में आज बात राहुल गांधी के उस बयान पर मचे बवाल की जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित नौजवानों को बरगला रही है। राहुल के इस बयान पर मुसलमानों में पहले ही तत्काल तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन बीजेपी ने इस बयान को बड़ा मुद्दा बना दिया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की है, लेकिन उसके बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी तो एक कदम और आगे बढ़ गए। झांसी की रैली में मोदी ने कहा कि राहुल उन नौजवानों से माफी मांगे। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है, उसके नाम घोषित करो, और अगर नाम नहीं है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों की आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी पर हमले का इससे बेहतर मौका भला क्या मिलता? क्यों नहीं दे रहे हो जवाब? ये महंगाई। अपनी हर रैली में मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर राहुल बीजेपी की सांप्रदायिक छवि पर हमला बोलते हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी दंगों की आग लगाकर वोट बटोरती है, लेकिन बीजेपी को निशाना बनाने की कोशिश में एक दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। आइए पहले सुनाते हैं राहुल का इंदौर में दिया वो बयान। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। इससे पहले ऐसा ही एक बयान राहुल ने अलवर में दे दिया। जरा इस बयान पर भी गौर फरमाइए। उनको जिनको मारा गया है वहां पे, वो अब पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनमें गुस्सा है। राहुल के इन बयानों पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी। उनमें जितने मुसलमान मारे गए, उनके सारे नौजवान आईएसआई के कैंपों में चले गए। क्या कहना चाहते हैं आप? यही तो आरएसएस कहती है। फाशिस्ट ताकतें हमें ये मान लेंगी कि हमारे नौजवान आईएसआई से अटैच्ड हैं, उनके संपर्क में हैं, तो हम तो जी नहीं सकेंगे। जाहिर है आजम मुस्लिम नेता की हैसियत से भी बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से भी, जिसका कोर वोटर मुसलमान है। लेकिन दरअसल इसे सबसे अधिक हवा बीजेपी दे रही है। इस मसले पर पार्टी नेता सोमवार को शिकायत के लिए चुनाव आयोग भी जाएंगे। दरअसल बीजेपी को उम्मीद है कि इस मुद्दे पर उसे मुसलमानों की सहानुभूति मिले न मिले, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो मुसलमान कांग्रेस की ओर झुकता दिख रहा है वो फिलहाल दूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो बीजेपी आक्रामक है और क्या प्रतिक्रिया दे रही है कांग्रेस, कैसे जवाब दे रही है, सुनिए। कोई भी अफसर किसी से मिल सकता है, कोई रोक है क्या? अफसर आज मेरे भी संपर्क में, मैं तो आज कुछ नहीं हूं, लेकिन हाँ कई अफसर ऐसे हैं जो मुलाकात करते हैं, निजी संबंध किसी के होते हैं। देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर निर्दोष लोगों की हिंसा से हत्या करने वाले लोग राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो आगाह कर रहा है देश को सांप्रदायिकता के खिलाफ। बहरहाल ये तू मैं तो होती रहेगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन एजेंडा के इस मसले पर 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या राहुल ने मुसलमानों की निष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए हैं? क्या राहुल के बयान ने दंगा पीड़ितों को और असुरक्षित कर दिया है? तीसरा सवाल, क्या राहुल के बयान से कांग्रेस की तरफ झुकने के बजाय दूर होगा मुसलमान? चौथा सवाल, क्या राहुल पर हमलावर बीजेपी को मुसलमानों से कोई सहानुभूति है? और पांचवां और आखिरी सवाल, क्या इस बार यूपी में मुस्लिम वोट बैंक बिखर सकता है? अब राहुल ने भले ही बयान अच्छी नीयत से दिया हो, लेकिन हमारा मानना यह है कि यह तरीका सरासर गलत था और हमारा एजेंडा साफ है। राहुल गांधी खुद बयान पर सफाई दें, और इस पर बात करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ 3 बड़े संपादक हैं। मेरे साथ उर्दू नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी, राजनीति में भी दखल रखते हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला हमारे साथ हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई हैं। राजदीप, ये जो बयान दिया गया, क्या इसको बेवजह तूल दी जा रही है, बीजेपी दे रही है, या दरअसल बयान ऐसा था, ये हमले होने लाजमी थे? देखिए संदीप, चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में बयानबाजी होती है। राहुल गांधी अलवर जाते हैं, स्पीच करते हैं। अपने भाषण में उन्होंने एक स्टेटमेंट की कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स उनको मिलने आए थे और उन्होंने वहां आईएसआई का जिक्र किया है।
जब आप ऐसा बयान देंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका मिलता है आपको टारगेट करने के लिए। नंबर एक कि आप अगर आईएसआई का नाम ले रहे हैं तो कहां से यह जानकारी आई है, अगर यह जानकारी आई है तो आपके सरकार ने क्या किया है, और अगर यह जानकारी गलत है तो क्या आप पूरे समुदाय को एक तरह से टारगेट कर रहे हैं कि जो मुस्लिम यूथ है मुजफ्फरनगर का वो एक तरह से आईएसआई का शिकार बन सकता है। तो कहीं ना कहीं यह बयान जो था वो विवादास्पद था, वो कंट्रोवर्शियल होना ही था, और नरेंद्र मोदी ऐसा मौका क्यों चूकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में नरेंद्र मोदी की राजनीति यही है कि वो दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति जो है वो मुस्लिम वोट कार्ड आज खेल रही है, और वो उस तरह के बयान देकर अपनी हिंदू वोट बैंक नरेंद्र मोदी मजबूत करना चाहते। तो ये स्वाभाविक था कि जब राहुल ने इस तरह का बयान दिया तो उसका एक तरह से रिएक्शन आना ही था। क्या जो तरीका था, नियत भले ही कितनी अच्छी क्यों ना हो राहुल गांधी की, लेकिन जो तरीका था वो थोड़ा बचकाना, थोड़ा अपरिपक्व था क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जब भी आप कोई बयान करते हैं तो आपको देखना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट क्या है। अब यह बयान किस तरह से पाकिस्तान में प्ले आउट होगा। पाकिस्तान में एक नैरेटिव रही है, एक स्टोरी है कि जो भारत का मुसलमान है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित है। बिल्कुल। अब जब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान असुरक्षित है और वो आतंकवाद की तरफ जा सकता है, आईएसआई की तरफ जा सकता है, तो पाकिस्तान मीडिया को भी एक मौका मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बीजेपी पर भी हमला करना चाहे, बीजेपी को दिखाना चाहे कि बीजेपी सांप्रदायिक दंगे करती है, आपको फिर या तो एविडेंस देना पड़ेगा, ठोस प्रमाण देना पड़ेगा, या तो फिर आप ऐसा एक बयान कर रहे हैं जिससे नेशनल इंटरेस्ट डैमेज हो रहा है। तो राहुल गांधी जब इस तरह का बयान करते हैं, मुझे लगता है उन्होंने सोच समझकर करना चाहिए। एक कहीं ना कहीं चुनाव माहौल में आप उत्तेजित होकर बयान करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है लोगों पर। शाहिद सिद्दीकी साहब, जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय क्या राहुल गांधी ने यहां दरअसल जख्म और हरे कर दिए हैं मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के? देखिए, मैं बहुत ज्यादा आहत हूं उनके इस बयान से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुजफ्फरनगर के सारे मुसलमानों को कटघरे में नहीं खड़ा किया, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैंने मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, जमशेदपुर, गुजरात सब दंगे देखे हैं, हजारों लोग मरते देखे हैं, जिंदा जलते देखे हैं। मैंने कहीं आज तक किसी एक मुसलमान को यह कहते नहीं सुना कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। किसी एक को नहीं कहते सुना कि साहब हम जो है आईएसआई या हम पाकिस्तान के लिए एक शब्द किसी का मैंने नहीं सुना। तो ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ऐसा ही है जैसे ये कह दिया जाए कि जब क्रिकेट मैच होता है तो मुसलमान जो है मिठाई बांटते हैं। ये झूठा प्रोपेगेंडा है। ये मुसलमानों के ऊपर इतना बड़ा आरोप है। मुसलमान ने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, हमें जो करना है हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान से हिंदुस्तान का मुसलमान आज जितना दूर है, शायद हिंदू भी इतना दूर नहीं होगा। इसलिए राहुल गांधी का ये जो बयान है, ये सिर्फ जो राजदीप कह रहे थे मैं उससे सहमत नहीं हूं। सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने एक बचपने में एक बयान दे दिया, ये उनकी मानसिकता को दिखाता है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये समझते हैं कि उनके मन में कहीं पाकिस्तान बसता है। वो जरा सा मौका मिलते ही पाकिस्तान जाना चाहते हैं। उनके दिल में भी वही सोच है जो किसी आरएसएस वाले के दिल में होती है, वही राहुल गांधी के दिल में भी मुझे नजर आ रही है। मुझे उनके सेकुलरिज्म पे मुझे आज एक सवालिया निशान उठता नजर आ रहा है। और आज हिंदुस्तान का हर मुसलमान उनके इस बयान से बेहद आहत है, बहुत दर्द में है और तकलीफ में है। प्रभु, जो शाहिद सिद्दीकी कह रहे हैं कि मजहब की सियासी दुकानदारी कर रही है कांग्रेस, खास राहुल गांधी, आप इस बयान से इत्तेफाक रखेंगे, या दरअसल इमैच्योरिटी भी कहीं ना कहीं दिख रही है राहुल गांधी की कि पब्लिक पोस्चरिंग, एक आपके पास कुछ जानकारी हो सकती है, सार्वजनिक की जाए ना की जाए, कैसे की जाए, वो तरीका शायद अभी सीखना बाकी है? एक आशुतोष, मैंने कल ये सवाल उठाया था, मैं ही था जब पैनल के अंदर राजीव भी थे, कि मैंने कहा था कि आईएसआई इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट कर रहे हैं लोग राहुल गांधी के, इसलिए उन्होंने फुल चार्ज ले लिया है। ये कल मैंने सवाल उठाया था। पर ये बात ये है कि उस तरह की अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन है भी तो उनको कहना नहीं चाहिए था। इससे एक याद जरूरत है कि कोई सेंटर ऑफ पावर पैरेलल काम कर रहा है, सरकार के अंदर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को। ये कैसा है, उन्होंने एक ओपनिंग दे दिया अपोजिशन को। सवाल दूसरा है इस वक्त सवाल है जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है, उसके अंदर कॉम्पिटिशन पॉलिटिक्स के अंदर मोदी भी और राहुल दोनों कुछ ना कुछ ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर लेते हैं जिससे नुकसान हो जाता है।
एक तरफ देखिए कि पहले देवालय और शौचालय की बात कर ली, उन्होंने उसके ऊपर बात करके विड्रॉ किया। अब उन्होंने कहा कि जो अपना सोना निकल रहा है उसके ऊपर उन्होंने कुछ आक्षेप किया, फिर माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी भी अपने इमोशंस में आकर कुछ इस तरह की भाषा कर रहे हैं जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, जिससे उनकी छवि बिगड़ रही है। कंपटीशन पॉलिटिक्स जहां भी होगा वहां लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, भावनात्मक आदमी हो जाता है। तो राहुल गांधी जी जो कल मुसलमानों के बारे में कहा, मैं भी अब शाहिद सिद्दीकी से एग्री करता हूं। मेरे को आज तक कोई भी मुसलमान भाई ऐसा नहीं मिला जो कहता कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। इस तरह का एक आक्षेप, क्योंकि भानु भाई दोस्त हैं, वो हिंदुस्तान के उतने ही नागरिक हैं जितने हिंदू है या बाकी और लोग हैं। उनको कई बार वोट बैंक की तरह से यूज करने की जो राजनीति चली है इस देश के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर, उससे देश के अंदर नुकसान होता चला जा रहा है। राहुल गांधी ने इतना बड़ा बयान देकर के कहीं ना कहीं ये दिखाया कि वो जल्दी में ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उनको भाषण के पॉइंट, टॉकिंग पॉइंट देते हैं। वो शायद दुनिया से जुड़े हुए नहीं हैं, वो असली राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, वो पार्टी से कटे हुए हैं। पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो सीनियर है इस तरह की भाषा का भी नहीं बोलेगा। इसलिए ये दिखाता है कि राहुल गांधी की अपनी जो कांग्रेस है वो मेन कांग्रेस से कटी हुई है। आप ये बात कह रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री हैं हरीश रावत, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस का पहलू मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूं। सुधांशु जी, आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन राजदीप इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। पहले भी हमने विकीलीक्स में भी देखा था कि जो अमेरिकी राजदूत है भारत में, उनके साथ वो कुछ बातें कर रहे हैं। वो किस तरह की बातें कह रहे थे, हिंदू टेररिज्म को लेकर ज्यादा बड़ा खतरा है। क्या राहुल गांधी को अपने इस बयान पर सफाई देने की अब जरूरत आन पड़ी? बिल्कुल, मुझे लगता है जब आप इस तरह का विवादास्पद बयान देते हैं, आप शूट एंड स्कूट नहीं कर सकते कि बयान दिया एक दिन और दूसरे दिन उसके बारे में भूल गए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने साफ बताना चाहिए, अगर उनके पास प्रमाण है तो प्रमाण दीजिए, अगर नहीं है तो मुझे लगता है उन्होंने कहना चाहिए कि मुझे या तो मैंने गलती की। अगर उनके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन था तो ये इंफॉर्मेशन ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आप दुनिया के सामने नहीं रख सकते। और आपके पास भी कैसे पहुंच गई? आप अंडर ओथ नहीं है, आप केंद्रीय मंत्री नहीं है। ये तो सवाल है। वो तो बात भी मान सकते हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं डी फैक्टो एक तरह से लीडर है, पर हमारी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये खुलासा वो तो है, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको कोई बात देता है, आप अगर पब्लिक रैली में जाकर वो बात करते हैं तो क्या संदेश दे रहे हैं आप? अगर आप पब्लिक रैली में इस तरह की बात कर रहे हैं तो संदेश क्या जा रहा है? संदेश ये जा रहा है, एक जो शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो आम मुसलमान है उसके पेट्रियोटिज्म पर आप एक सवाल उठा रहे हैं। साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के हिसाब से जो मुस्लिम यूथ है इन दंगों के बाद आतंकवाद की तरफ, तो उस अफसर का नाम बताना चाहिए, उन लड़कों का, नौजवानों का नाम बताना चाहिए। क्या बताएंगे कि मुझे इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के आए थे और ये हमसे कहा, उनके नाम दे। अगर ये वो जानकारी ना केंद्र सरकार को देते हैं ना यूपी सरकार को देते हैं। सिक्योरिटी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे प्रभु जी ने कल ही कहा था हमारे प्रोग्राम पर। तो इस तरह का बयान देना ये आप प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं। जब आप कोई स्पीच में जाते हैं तो ये एक पब्लिक गैदरिंग है। आज पाकिस्तान मीडिया हो, वो इस बयान का पूरा फायदा उठाएगा और कहेगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम इतना असुरक्षित है कि वो भारत छोड़ के पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। तो प्राइवेट और पब्लिक में कुछ ना कुछ फर्क करना पड़ेगा। हरीश रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रावत जी, मेरा सीधा सवाल, क्या राहुल गांधी को अपने इस बयान पर, जिस पर जमकर बवाल हो चुका है, अब क्या सफाई देनी चाहिए? मैं राजदीप जी से एक बात जानना चाहूंगा, क्या जब पंजाब में कुछ घृणा की राजनीति हुई तो आईएसआई ने उसका फायदा नहीं उठाया? क्या नॉर्थ ईस्ट में, विशेष तौर पर आसाम में घृणा की राजनीति हुई तो आईएसआई ने उसका फायदा नहीं उठाया? क्या ये प्रूवन फैक्ट नहीं है कि जब भी भारत के अंदर कहीं कुछ इस तरीके की घृणा की राजनीति होती है और उसके आधार पर कुछ दंगे होते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, तो आईएसआई जैसी की नहीं है। मैं एक सेकंड, क्या आईएसआई जैसी एजेंसीज जो है उसका फायदा नहीं उठाती हैं? और यदि राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा कि घृणा की राजनीति देश के लिए अच्छी नहीं है और जो सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया जा रहा है उसका फायदा आईएसआई जैसी एजेंसी असल बयान अभी आप कन्नी काट गए उससे। रावत साहब, असल बयान से आप कन्नी काट गए। उन्होंने ये कहा कि 10 से 15 लड़के हैं, मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित हैं, वो पाकिस्तान की आईएसआई से बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। बयान ये दिया है, क्या इस पर सफाई देनी चाहिए? एक बात नहीं, एक बात देखिए कि जो
पूरा बयान है उसको एक होलिस्टिक मैनर में देखने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि ये चीजों की बाल की खाल निकाल करके जो असली बात उन्होंने कही कि घृणा की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो कि कवि के दंगे, मतलब आप समझते हैं कि राहुल गांधी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं? 1984 का दंगा हो या कोई दंगा हो, उस दंगे का फायदा हम देश के दुश्मनों ने उठाया है और रावत साहब 2013 की बात करके और उन्होंने हमारे देश के अंदर हस्तक्षेप करने का काम किया है। और आज भी इस बात को भाजपा से लेकर के प्रत्येक पार्टी कहती है कि ऐसा यहाँ के मामलों में दखलंदाजी कर रही है। क्या राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए इस बयान पर? क्या राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए? सफाई इसमें बिल्कुल सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। और ये एक ऐसी चीज है, न किसी के पैट्रियटिज्म पर कोई शंका की गई है, और इसमें एक जो हकीकत है कि भाई जहां ये दंगे हुए हैं, घृणा की राजनीति फैली है, उसका हमारे दुश्मनों ने, जिसमें आए मतलब सफाई देने की बात नहीं है तो माफी मांगना तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। माफी मांगना तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई जो बीजेपी मांग कर रही है। इसमें सफाई जैसी बात कहां से उठ करके आ रही है? एक साफ गोई क्या राजनीति के अंदर अब गलत उसको एक दोष मान लिया जाएगा? एक साफ गोई से उन्होंने बात कही, जो इंफॉर्मेशन कहीं से चर्चा में आती है, और मैं तो पड़ोसी हूं, मैं भी इस तरीके की बातें सुन रहा हूं। मैं समझ गया। सुधांशु जी, हरीश रावत साहब, सुधांशु भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी, सुधांशु त्रिवेदी भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सुधांशु, ना सफाई की जरूरत है, माफी मांगना तो दूर की बात हो गई। देखिए, आपके चारों पैनलिस्टों ने जो बोला, मैं उनकी बातों को कॉम्प्रिहेंड करके यह बात कहना चाहूंगा कि ये जो विषय उठ रहा है कि आईएसआई क्या कर रही है और राहुल गांधी को वो कैसे पता चला, मैं उसके आगे जाके कहना चाहता हूं, यदि राहुल गांधी को पता चला तो क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को यह जानकारी शेयर की? क्या उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से यह जानकारी शेयर की? दूसरा प्रश्न, उन्होंने क्या कार्रवाई की? तीसरा प्रश्न, उन्होंने यह सार्वजनिक अभिव्यक्ति क्यों की, जैसा कि प्रभु जी ने कहा? पहले वो इन तीन प्रश्नों का उत्तर दें। दूसरी बात, यह उन्होंने किस मानसिकता के तहत कही थी? यह कांग्रेस की एक सोची समझी मानसिकता है जो लगातार अलगाववाद के मानकों से मुस्लिम समुदाय को जोड़ने का कार्य करती है। सिर्फ राहुल गांधी जी ने नहीं बोला था, आप याद करिए, दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, शहीद हेमंत करकरे ने उनसे पहले बात की थी, शहीद होने से पहले। भाई वो भी इंटेलिजेंस के अफसर थे, दिग्विजय सिंह से क्यों बात कर रहे थे? आप याद करिए कि सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए थे बटाला हाउस इनकाउंटर की बात सुनकर। आप याद करिए, गुलाम नबी आजाद बतौर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर आए थे भारत के राष्ट्रपति से मिलने कि अफजल गुरु को क्लीमेंसी दे दी जाए। ये सारी घटनाएं मिलकर एक प्रारूप देती हैं कि कांग्रेस अलगाववाद के मुद्दों के साथ मुस्लिम समुदाय को जोड़ना चाहती है। ये कभी अशफाक उल्लाह खां और वीर अब्दुल हमीद का नाम नहीं लेते। अभी 3 दिन पहले 22 अक्टूबर को अशफाक उल्लाह खां का जन्मदिन था, किसी को याद नहीं रहा होगा। इसीलिए हमारा यह आरोप है कि यह कांग्रेस की सांप्रदायिक विभाजन की यह राजनीति है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, तीनों उत्तर हम उनसे चाहते हैं। शाहिद सिद्दीकी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं कुछ? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात क्यों कर रहे हैं अपनी हर रैली में? गोपालगढ़ में राजस्थान में अभी 1 साल पहले दंगा हुआ था, कांग्रेस की हुकूमत है, किसी को सजा नहीं मिली, वहां के मुसलमान रो रहे हैं, उनको कोई उनका जो है इंसाफ मिलना चाहिए था, नहीं मिला। आसाम में इतने बड़े दंगे हुए, आज भी 60-70 हजार लोग कैंपों में पड़े हुए हैं आसाम में, लेकिन वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अगर राहुल गांधी को इतनी फिक्र है आईएसआई की और पाकिस्तान की फायदा उठाने की, तो वो कहें कि इस देश में जितने दंगे होते हैं जो कांग्रेस के राज में ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से आईएसआई को और पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन जब वो स्पेसिफिकली बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, तो वो मुजफ्फरनगर को बदनाम करते हैं और फिर वो या तो सामने रखें, हमारे सामने वो इंडिविजुअल्स के नाम आए जो इंडिविजुअल्स पाकिस्तान से कांटेक्ट में हैं, उन इंडिविजुअल्स को सजा दी जाए, उन इंडिविजुअल्स को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, तो फिर हम सबके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। तो आप, इसका मतलब है कि आप सिर्फ खेल खेल रहे हैं, आप मुसलमानों की सिंपैथी लेने के लिए मुजफ्फरनगर की लाशों पर राजनीति करना चाह रहे हैं, आप बाकी जगह को भूल रहे हैं। ये खेल नहीं चलेगा। ये खेल 64 साल से आपने बहुत खेल लिया है, अब खुदा के लिए इस खेल को बंद कीजिए। ये राजनीति आप कर रहे हैं, बड़ी खतरनाक राजनीति है, ये देश को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। ये खतरनाक राजनीति हो रही है, आप कह रहे हैं। राजदीप पीलू मोदी कहा करते थे, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? तो पार्टनर
राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी की भी हम बात करेंगे। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स क्या दिख रही है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों एक तरह की, राहुल गांधी की अगर हम एग्जांपल लें, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स साफ है। राहुल गांधी समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनको एक तरह से जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो कांग्रेस से खिसक रहा है और कई सालों से खिसक रहा है, उसको कैसे वापस लिया जाए। कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमान को सुरक्षित रख सकती है। यानी मुसलमान में एक डर फैलाना कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो सांप्रदायिक दंगे होंगे, तो एक ना एक कहीं ना कहीं डर फैलाना मुसलमानों में और फिर उसे कंसोलिडेट करना। और यह भी उनकी राजनीति अब है कि करप्शन और जो सरकार के, यूपीए सरकार के विरुद्ध जो मुद्दे हैं, उनसे दूर हटकर अब मोदी को मुद्दा बनाओ। राहुल गांधी को लगता है या कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट को लगता है कि अगर उनको चुनाव जीतना छोड़िए बचाना है जी, तो कहीं ना कहीं आपको मोदी को टारगेट करना पड़ेगा। उसमें क्या मोदी थोड़े अग्रेसिव, आक्रामक अंदाज है, राहुल भी वही अंदाज अपनाने की भी कोशिश कर रहे हैं क्या? 27 सितंबर को देखते हैं, फाड़ दिया ऑर्डिनेंस। देखिए, अग्रेसिव, कल आपकी बात हुई शरद पवार से, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको मनमोहन के कैबिनेट में आना चाहिए, थोड़ी प्रशासनिक क्षमता इन्हें डेवलप करनी होगी। क्या ये सवाल भी उठने लगे हैं? बिल्कुल उठने लगे हैं, क्योंकि देखिए, राहुल गांधी अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन अग्रेशन के साथ साथ आपको अपने जुबान पर एक लगाम भी कभी कभी लगाना पड़ता है। तो राहुल गांधी को यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह की अग्रेसिव, नरेंद्र मोदी नेचुरली अग्रेसिव पॉलिटिशियन है जी, वो 25 साल से इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी अचानक कर रहे हैं क्योंकि शायद उनके स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा कि अगर आपको नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है तो आपको भी एंग्री यंग मैन बनना पड़ेगा। अब एंग्री यंग मैन बनना ठीक है, अमिताभ बच्चन एक बार बने थे जंजीर में, उसके बाद अगर कोई और ट्राई करे पहली अटेम्प्ट में तो वो शायद विफल होंगे। मुझे लगता है उन्होंने नरेंद्र मोदी को आइडियाज पे बैटल करना चाहिए, उनके पॉलिसीज पर बैटल करना चाहिए। केवल बयानबाजी से अगर आप बैटल करेंगे मोदी के साथ तो 10 में से 9 बार मोदी जीतेंगे, क्योंकि मोदी नेचुरली अग्रेसिव पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी की हमने बात की। प्रभु पार्टनर, अगर आप बताएं नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स कैसी दिख रही है? पहली बार, अगर मैं गलत ना हूं, आप करेक्ट कीजिए मुझे, पहली बार मुसलमानों की भी पैरवी करते दिखे हैं सार्वजनिक मंच से नरेंद्र मोदी। उनकी पॉलिटिक्स कहां जाती दिख रही है? देखिए, आज उनका भाषण अपने आपने देखा होगा कि 1994 की तो 84 की बात लेकर के आ गए। पहली बार नरेंद्र मोदी ने कम्युनल वायलेंस के ऊपर अभी बोला है, एक बार पलट के किया। अभी तो उनके ऊपर बात ये था कि दंगों के अंदर, गुजरात के अंदर उनकी सरकार का हाथ था, उनको माफी मांगनी चाहिए। आज वो कहते हैं कि 19 गुस्सा जो आया है, राहुल गांधी जी गुस्से की बात कर रहे थे, जो हमारी मित्र अभी हरीश रावत भी बात कर रहे थे कि वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे। मोदी ने उसको प्रयोग किया आज अपने बचाव में। यानी कि मैं जो कह रहा हूं आज, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि गुस्सा आया था मेरे को, क्योंकि मेरे दो जो बेन सिंह थे उन्होंने मेरी दादी को मारा था। तो उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि इस गुस्से की वजह से क्या 4000 सिखों को मारा गया था, जैसे गुजरात में हुआ था कि दंगा हुआ, वहां पर लोग मारे गए। तो उसी का आर्गुमेंट आज मोदी ने पहली बार पलट करके वार किया राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार नाम ले दिया कि हमारे मुसलमान बच्चे जो हैं, जो वहां पर विक्टिम हैं, वो पाकिस्तान से बात कर रहा है। पर मैं आज लखनऊ में था, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिला और अधिकारियों से भी मिला, वो भी परेशान थे कि इस बात कह करके कि हमारी सरकार के ऊपर सवाल उठ जाता है कि हमारे को पता नहीं और राहुल गांधी को पता है। सेंट्रल केंद्रीय एजेंसी, आईबी एजेंसी जो हैं, वो राहुल गांधी को इन्फॉर्म कर रही हैं, परंतु हमारी इंटेलिजेंस बातें ऐसी कुछ नहीं कहा किसी ने आज तक, और हमारी सरकार को भी पता नहीं है। हमारे लिए समस्या खड़ी, और समाजवादी पार्टी ने स्टेटमेंट भी दिया आज कि हमारे को बताना चाहिए कि कौन से लोग हैं। तो उस सरकार के अंदर सारे के सारे सोच रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट एक रूलिंग पार्टी का इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देता है, जो सेंट्रल आईबी के एजेंसी के डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं बताया कि ये हो रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सवाल उठ जाते हैं कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के अंदर दोनों नरेंद्र मोदी जो हैं, मैंने बताया ना, उन्होंने भी 2 बार माफी मांग चुके हैं अपने बयान के ऊपर। हो सकता है राहुल गांधी को भी लगा हो, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ अलग अपनी पार्टी से, वो ना एलाइस से बात करते हैं, ना अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करते हैं, वो अपने लोगों के साथ घिरे रहते हैं। वो बात आपने कही कि राहुल की कांग्रेस से अलग है। लेकिन सुधांशु जी, क्या नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स भी थोड़ी अब बदलती दिख रही है? अब वो मुसलमानों के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति बदल रही है आने वाले वक्त में? देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पक्ष है, तो हमने कभी किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी जाति के नाम पर ना वोट मांगा, ना उनका कभी सीधे सीधे नाम लिया। नरेंद्र मोदी जी ने कानपुर की रैली में भी बोला था कि अच्छा हिंदू बने व्यक्ति, अच्छा मुसलमान बने, अच्छा ईसाई बने, अच्छा सिख बने और सब मिलकर अच्छे भारतीय बने।
हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, समस्या उनकी नीति में है। नहीं, यहाँ पर गृह मंत्री हिंदू आतंकवाद शब्द प्रयोग करते हैं। सुधांशु जी सीधे सीधे मुसलमानों के हक में बात कर रहे हैं। ये दरअसल एक लूज बॉल डाल दी थी राहुल गांधी ने, जिस पर चौका मारने की फिराक में है नरेंद्र मोदी, या नरेंद्र मोदी बदलते दिखेंगे हमें? देखिए, इसमें लूज बॉल की बात नहीं है। राहुल गांधी जी एक अपरिपक्व नेता हैं जो गलत बयान और गलत लूज बॉल बहुत सारी डालते चले जा रहे हैं। एक परिपक्व मैच्योर नेता जो जमीन से उठ के खड़ा हुआ हो, उसका स्टेचर हो, और एक जिसको कि थाली पर सजा के दे दिया गया हो, उसका अंतर आपको राहुल गांधी में भी दिखेगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव में भी दिखेगा, और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला में भी दिखेगा। तो इसलिए ये जो अंतर है, ये एक परिपक्व राजनीति और एक अपरिपक्व राजनीति का अंतर है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सभी मेहमानों से मैं कहूंगा थोड़ी देर का आपको इंतजार करना पड़ेगा, हमें थोड़ा कमर्शियल टाइम भी चलाना है। और ब्रेक के बाद अहम सवाल, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी इन नौजवानों से, देश के नौजवानों से माफी मांगे, लेकिन नरेंद्र मोदी पर भी दाग है। नरेंद्र मोदी खुद क्या 2002 के दंगों के लिए माफी मांगने को तैयार हैं? हम किस राजनीति की अभी बात कर रहे हैं? क्या राजनीति में अगले पटल पर जाने को तैयार बैठा है देश? ब्रेक के बाद यह चर्चा जारी।